राइट। तो हेपेटाइटिस अगर कहीं पे आइटिस लग जाए, जैसे हेपेटाइटिस है तो इसका मतलब वहां पे इन्फ्लेमेशन है, और अगर जाहिर सी बात है कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन होगा तो वो ऑर्गन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, सूज जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, राइट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ हेपेटाइटिस। पहले इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट ओनली एल्कोहल या नॉट ओनली अबाउट वायरल हेपेटाइटिस, टॉक्सिन से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत ढेर सारा आइबुजेसिक एसिड, पैरासीटामोल, कॉम्बिफ्लॉम खा लिया हो, किसी ने कोई पॉइजन खा लिया हो, मशरूम पॉइजनिंग हो गई हो, या कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, जैसे स्टोरेज प्रॉब्लम है, किसी के लिवर में बहुत ज्यादा आयरन स्टोर हो जाए, कॉपर स्टोर हो जाए, है ना, जैसे विल्सन्स डिजीज या हिमेटोक्रोमेटोसिस, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की। इट सिंपली मीन्स, इट सिंपली मीन्स क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ अपेंडिसाइटिस, इसका मतलब क्या हुआ? अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया। इसी तरीके से अगर हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। अब इसके दुनिया भर के कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। और अगर लिवर की बीमारी है तो जॉन्डिस हो सकती है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि जॉन्डिस के 3 टाइप होते हैं, प्री हिपैटिक, हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक। तो यहाँ पे अगर लिवर में ही कोई प्रॉब्लम है, लिवर का मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया हेपेटाइटिस ए से, तो हेपेटाइटिस होगा जिसकी वजह से बाइल फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा, और कुछ आपके अनकॉन्जुगेटेड बिलोबिन का लिवर अपटेक नहीं कर पाएगा, तो उसको एक्सक्रीट भी नहीं कर पाएगा। तो ना कॉन्जुगेटेड प्रॉपरली एक्सक्रीट होगा, ना अनकॉन्जुगेटेड। तो जॉन्डिस मिलेगी, लेकिन कॉन्जुगेटेड इन जनरल ज्यादातर 20% से ज्यादा हो ही जाता है ना। तो हम लोग प्रीडोमिनेटली कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस पाते हैं। तो अभी तक जॉन्डिस का केवल आउटलाइन देखा है, ट्रीटमेंट देखना ही नहीं था हम लोगों को। अब जब हेपेटाइटिस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इसमें हेपेटाइटिस बी पढ़ेंगे, तो वहां पे जो जॉन्डिस का, जो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट होगा वही जॉन्डिस का ट्रीटमेंट होगा, है ना। इट सिंपली मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। हेपेटाइटिस may be due to multiple causes. Hepatitis may be due to multiple causes. अभी देखेंगे आगे चल के। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ले लूं, किसी पेशेंट को एक्यूट या क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस हो गया, मतलब लिवर में किसी पर्टिकुलर हिपेटोट्रॉपिक वायरस का इन्फेक्शन हो गया, वायरल हेपेटाइटिस। तुम लोग बहुत कंसर्न रहते हो हेपेटाइटिस बी और सी से, एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी, राइट। इसके अलावा हो सकता है किसी पेशेंट को टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो जाए, टॉक्सिक हेपेटाइटिस। एग्जाम्पल मान लीजिए पेशेंट ने कोई पॉइजन खा लिया, या मान लीजिए पेशेंट ने बहुत ढेर सारा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स ले लिए। एग्जाम्पल मैंने कह दिया पेशेंट बहुत ढेर सारा एस्पिरिन ले लिया, ठीक है, पैरासीटामोल ले लिया, आइबुजेसिक एसिड ले लिया, नेप्रोक्सिन ले लिया, कॉम्बिफ्लॉम ले लिया, या मान लीजिए किसी को एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चल रही थी, उसको रिफेम्पिसिन सूट नहीं किया, उसको आइसोनियाजिड सूट नहीं किया, जिसकी वजह से लिवर इन्फ्लेमेशन हो गया। और अगर बात कर लें एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, एग्जाम्पल रिफेम्पिसिन, एक्सेप्ट इथाम्ब्यूटॉल, ऑलमोस्ट ऑल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हम लोग टीबी में देते हैं सब लिवर को डैमेज करते हैं, टॉक्सिक फॉर लिवर होते हैं। और अगर यहाँ पे बात कर लिया जाए तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, मेटाबॉलिक डिजीजेस। जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया विल्सन डिजीज हो गया। विल्सन डिजीज में लिवर कॉपर को रिलीज नहीं कर पाता है, तो लिवर में कॉपर बहुत ढेर सारा डिपॉजिट हो जाता है और जो उसकी सेल्स को डैमेज कर देता है। यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर डिपॉजिटेड इन लिवर, राइट। इसके अलावा ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस हो सकता है, अपनी इम्यूनिटी अपने ही खिलाफ हो जाए, राइट। तो हम लोग कह रहे हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। तो ये ग्रॉस क्लासिफिकेशन है, हम लोग इन सबको पढ़ेंगे, लास्ट में फिर से क्लासिफाई करेंगे कि क्या क्या चीजें पढ़े हैं, किसको किस ग्रुप में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं।
वायरल हेपेटाइटिस है, जाहिर सी बात है कोई एंटीबायोटिक नहीं देंगे। टॉक्सिक हेपेटाइटिस होगा तो मान लो किसी ड्रग से उसको टॉक्सिसिटी हो रही, वो ड्रग हटा लेंगे। विल्सन डिजीज या मेटाबॉलिक है तो उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है तो इम्यूनिटी कम करेंगे, मतलब स्टीरॉइड देंगे। ठीक है, तो बेसिक आउटलाइन है। फिर से देख लेते हैं। सिंपली इट मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, मल्टीपल कॉजेज से हो सकता है। टॉक्सिक में आपका एल्कोहल भी तो आएगा, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, एल्कोहल भी आपका टॉक्सिक होता है लीवर के लिए, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया है। अगर कोई लीवर का पेशेंट मिले लिवर डिजीज का, तो हम लोग वायरल हेपेटाइटिस सोच सकते हैं, टॉक्सिक हेपेटाइटिस सोच सकते हैं, मेटाबॉलिक डिजीज सोच सकते हैं, और ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस सोच सकते हैं। इसी तरीके से अप्रोच बनेगी। अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा, मोस्ट कॉमन सिम्टम जॉन्डिस होगा, राइट। लिख लेते हैं, मोस्ट कॉमन सिम्टम जॉन्डिस, मतलब उसकी आईज और बॉडी का येलोइश डिस्कलरेशन होगा। पेशेंट को जब आप एग्जामिन करोगे तो उसकी आईज येलो दिखेंगी, हम लोग कहते हैं उसी को इक्टरस हो गया है, येलो स्क्लेरा या बल्बर कंजक्टाइवा, राइट। तो हम लोग इसके पहले जॉन्डिस ही पढ़ रहे थे। आगे चल के इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे किस टाइप की जॉन्डिस होगी, क्या होगी, लेकिन बेसिक्स यहाँ पे फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं। जॉन्डिस होगी मतलब उसकी पूरी शरीर कैसी हो जाएगी, पीली हो जाएगी। तो जॉन्डिस की जब भी हम लोग बात करते थे तो हम लोग उसको 3 ग्रुप में क्लासिफाई कर लेते थे। तो ये जो जॉन्डिस होगा वो कैसा होगा, हिपैटोसेल्यूलर, हिपैटोसेल्यूलर, या हमने इसको क्या कह दिया, हिपैटोसेल्यूलर, या हमने इसी को कह दिया हिपैटिक, या इसी को हम लोगों ने कह दिया इंट्रा हिपैटिक। ऐसे केसेस में हम लोगों ने कई बार समझा हुआ है कि जो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बना हुआ है उसका भी लीवर अपटेक प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। ये लो, अपटेक नहीं कर पाया, ये बढ़ गया। और जो भी कॉन्जुगेटेड बनाया है इसको रिलीज कर देना चाहिए था, ये भी नहीं रिलीज हो गया तो ये भी बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं बोथ conjugated bilirubin and unconjugated bilirubin will increase, but jaundice predominantly conjugated, but jaundice जो होगी predominantly, इतना ऑब्स्ट्रक्शन हो ही जाएगा कि कॉन्जुगेटेड आपका 20% से ज्यादा हो जाएगा, बट प्रीडोमिनेंटली डायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड जॉन्डिस, राइट। तो आगे चल के जब हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट देखेंगे तो वहां पे बिलिरुबिन तो कराएंगे ही, एसजीओटी कराएंगे, एसजीपीटी कराएंगे, तो उन सब की बात करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को केवल बिलिरुबिन देख के बताना हो तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए इनका बिलिरुबिन सीरम बिल 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आया। नॉर्मल कितना होता है, लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो जब आप टोटल कराते हो तो ये भी देखते हो इसमें डायरेक्ट कितना है और अनकॉन्जुगेटेड कितना है, या इनडायरेक्ट कितना है। यहाँ पे मान लीजिए मैंने कह दिया ये 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर डायरेक्ट है, 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इनडायरेक्ट है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जबकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड कम है, लेकिन ये 20% से मोर देन 20% आपका क्या है, कॉन्जुगेटेड है। तो अगर कॉन्जुगेटेड 20% से ज्यादा हो जाए केवल, तो भी हम इसको कॉन्जुगेटेड कहेंगे, राइट। तो हम लोग कह देते हैं दिस इज कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड हाइपर बिलिरुबिनीमिया, या इसी को हम लोग कह देते हैं डायरेक्ट जॉन्डिस। जब इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे तो देखेंगे क्यों डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट जॉन्डिस, राइट। इन्वेस्टिगेशन में एक चीज और देखेंगे हम लोग, अगर किसी को हेपेटाइटिस है, राइट, मतलब
इंट्रा हिपैटिक कॉज ऑफ जॉन्डिस है। तो यहाँ पे बिलिरुबिन से भी हम लोगों को आइडिया लग जाता है, प्लस जब हेपेटाइटिस होगा तो लिवर सेल्स डैमेज होंगी, उनके अंदर का कंटेंट बाहर आएगा। उस कंटेंट को देख के कि भाई जब तक लिवर सेल डैमेज नहीं हो रहा होगा, वो कंटेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा होंगे नहीं, राइट। तो एक तो यहाँ पे हम लोग कह देते हैं मोस्ट कॉमन सिम्टम आपका क्या है, जॉन्डिस आ गया पेशेंट को, ठीक है। और दूसरा हिंट हम लोगों को कैसे मिलेगा, सेकेंड एविडेंस of hepatitis is raised liver enzymes, ठीक है, raised liver enzymes। ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ, आपने एलएफटी कराया, इन्वेस्टिगेशन जरूर बाद में देखेंगे, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है, अभी ही जानना जरूरी है। यहाँ पे अगर मैं कह दूं किसी का लिवर है, लिवर के अंदर हिपैटोसाइट्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से लिवर के अंदर हिपैटोसाइट्स होते हैं, लेयर्स में होते हैं, उतना मैं 2D में नहीं बना पाऊंगा। तो लिवर सेल्स आपकी होती हैं हिपैटोसाइट्स, लिवर सेल्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने कह दिया हेपेटाइटिस हो गया, तो इसका मतलब ये सेल में इन्फ्लेमेशन होगा और ये सेल आपका आगे चल के डैमेज होगा, आगे चल के लिवर आपका बहुत छोटा सा बचेगा, सिरोसिस हो जाएगी, लिवर सेल डैमेज होगा, आगे चल के लिवर श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। अभी चलो वहां तक हम लोग नहीं जा रहे हैं। जब इस सेल का डैमेज होगा, मान लीजिए ये लिवर सेल है, इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होती हैं, एसजीओटी और एसजीपीटी। अगर मान लीजिए इस सेल का डैमेज हो गया, तो ये एंजाइम्स कहाँ चली जाएंगी, अब ये एंजाइम्स ब्लड में रिलीज हो जाएंगी, एंजाइम्स रिलीज्ड इन ब्लड। तो हम लोग हेपेटाइटिस में बिलिरुबिन के अलावा एसजीओटी और एसजीपीटी भी देखते हैं। मान लो ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस होता तो बिलिरुबिन जरूर बढ़ा होता, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बढ़ा होगा, लेकिन लिवर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये लिवर एंजाइम्स नॉर्मल रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्लू देख लेते हैं, रेज्ड बिलिरुबिन प्लस रेज्ड एसजीओटी एंड एसजीपीटी। इससे ज्यादा इनकी डिटेल्स बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब जब भी किसी को हेपेटाइटिस हो, किसी पेशेंट को पीलिया हो, किसी पेशेंट में आपने देखा हो ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो, तो हिस्ट्री से रिलेटेड आप लोग केवल वायरल हेपेटाइटिस तक नहीं जाओगे, एल्कोहल वगैरह की भी हिस्ट्री लोगे, किसी मेटाबॉलिक डिजीज की भी हिस्ट्री लोगे, साइन एंड सिम्टम्स पूछोगे, और ऑटो इम्यून की भी गुंजाइश मान के चलोगे। और टॉक्सिक केसेस में आपको ड्रग वगैरह की हिस्ट्री लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। वायरल, मेटाबॉलिक, ऑटोइम्यून एंड ऑल। इस क्लासिफिकेशन को आगे चल के हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। जो हमारा यहाँ पे पहला टॉपिक होगा हेपेटाइटिस में, वो होगा एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस। आइए देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे वायरल हेपेटाइटिस। अब ऐसा नहीं है कि जो वायरल हेपेटाइटिस हम लोग जानते हैं ए बी सी डी ई, सॉरी, हाँ ए बी सी डी ई ही होते हैं ना, तो कुछ आपके हिपैटोट्रॉपिक वायरस होते हैं। जैसे मान लो अगर ये वायरस आपकी बॉडी में चले गए, तो सीधे ये लिवर के पास ही जाएंगे, बॉडी के किसी और ऑर्गन को डैमेज नहीं करेंगे। तो एक होते हैं एक्सक्लूसिवली आपके हिपैटोट्रॉपिक वायरसेस, कुछ आपके अदर वायरसेस भी होते हैं जो पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करेंगे और उसमें बॉडी में लिवर भी आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, दो टाइप के हेपेटाइटिस होते हैं, एक आपके हिपैटोट्रॉपिक वायरसेस, हिपैटोट्रॉपिक वायरसेस जो अगर हमारे ब्लड में पहुंचे, हमारी बॉडी में पहुंचे, तो ये लिवर को खोज लेंगे, और लिवर के कुछ सेल के पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे इनको पता चल जाता है कि लिवर सेल है, और लिवर को ही अफेक्ट करेंगे, राइट। इसके अलावा हम लोग कहते हैं अदर वायरसेस,
ऐसा नहीं कि बाकी वायरसेस लिवर तक जा ही नहीं सकते, अदर वायरसेस, राइट। हिपैटोट्रॉपिक वायरस का मतलब जो लिवर के पास ही इन पर्टिकुलर जाए। तो हिपैटोट्रॉपिक को आप लोग सब जानते भी होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड ई। तो हम लोग यहाँ पे 5 पढ़ेंगे, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी एंड हेपेटाइटिस ई, राइट। डी को हम लोग कभी कभी डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहते हैं, या हेपेटाइटिस डी भी कह सकते हैं उसको। तो 5 आपके हिपैटोट्रॉपिक वायरसेस होते हैं जो पर्टिकुलरली लिवर को ही इफेक्ट करेंगे। फिर अदर वायरस की बात करें तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे साइटोमिगेलो वायरस, इप्स्टीन बार वायरस, हर्पीज वायरस, येलो फीवर वायरस। येलो फीवर इंडिया में नहीं होता है, जापान वगैरह की डिजीज है, ठीक है, लेकिन यहाँ हमें जानना चाहिए। कोई जापान से अगर आए और उसे हेपेटाइटिस हो जाए तो आप सस्पेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला CMV, साइटोमिगेलो वायरस, काफी सारे कैंसर्स वगैरह कराता है, साइटोमिगेलो वायरस, राइट। इसके अलावा सेकंड है और भी एक वायरस है, इप्स्टीन बार वायरस, ये भी काफी कैंसर कराता है, अक्सर लिम्फोमा वगैरह कराता है। इप्स्टीन बार वायरस, इप्स्टीन बार वायरसेस, ठीक है। इसके अलावा हर्पीज वायरस भी करा सकता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स, हर्पीज सिंप्लेक्स तो आप लोगों ने सुना ही होगा, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। तो जब हम लोग वायरल हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो मेनली हमारा जो डिस्कशन होता है यहीं तक लिमिटेड होता है, राइट। हिपैटोट्रॉपिक वायरसेस में हेपेटाइटिस ए से लेके हेपेटाइटिस ई तक, और इसके अलावा अदर वायरसेस होते हैं जैसे साइटोमेगेलो वायरस, इप्स्टीन बार वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस और येलो फीवर वायरस। इतने सारे आपके हिपैटोट्रॉपिक वायरसेस हैं, ठीक है, जिनको हमें अलग अलग पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि कुछ इसमें से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, कुछ फूड कंटामिनेशन से मतलब फीको ओरल रूट से होते हैं, राइट, और कुछ का आपका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है, मतलब मदर टू बेबी ट्रांसमिशन, राइट। तो सबका मोर और लेस मोड ऑफ ट्रांसमिशन डिफरेंट है, सबकी डिजीज सीवियरिटी डिफरेंट है, सबके मैनिफेस्टेशंस डिफरेंट है, राइट। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, एक्यूट, या सिंपली सबसे पहले हम लोग पढ़ना चाहेंगे ये आपके मेन हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए से लेके हेपेटाइटिस ई तक। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक डायग्राम इंसर्ट किए देते हैं। अभी तक मैंने बताया है जो मेन मेन हेपेटाइटिस होती हैं वो हेपेटाइटिस ए से लेके हेपेटाइटिस ई तक है, राइट। तो ये आपके जो हिपैटोट्रॉपिक वायरसेस हैं, हिपैटोट्रॉपिक वायरसेस, ये ज्यादातर एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस कराते हैं। लेकिन कुछ में क्रॉनिसिटी भी होती है, मतलब ये बॉडी में गए तो कुछ न कुछ लिवर को डैमेज करेंगे जो एक्यूटली मैनिफेस्ट करेगा, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस, ठीक है। तो इनमें से ये 5 हिपैटोट्रॉपिक वायरसेस सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और हिपैटिक वायरसेस की बात हम लोगों ने किया था जैसे एप्स्टीन बार, साइटोमेगेलो एंड ऑल। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये जो दिखाया गया है इतने से इतने दिन, ये इंक्यूबेशन पीरियड है, कि अगर ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया तो कितने दिन के बाद पहला सिम्टम आएगा। यहाँ पे जो पहला सिम्टम होता है उसको हम लोगों ने जॉन्डिस माना है, ठीक है। ये आपका जो शो कर रहा है फिगर, दिस इज इंक्यूबेशन पीरियड। फिर से रिवाइज किए लेते हैं, जब भी इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड IP, तो हम लोग यही कहते हैं कि बॉडी में वायरस गया, वायरस से आपका एक्सपोजर हुआ, और कब आप पे पहला सिम्टम आएगा डिजीज का, ऑफ कोर्स सिम्टम डिजीज का।
यहाँ पे फीवर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, हालांकि एक्यूट वायरल फीवर में, हेपेटाइटिस में फीवर भी आ सकता है। जिस सिम्टम के हम लोग यहाँ पे पीछे पड़े रहते हैं, जॉन्डिस, ठीक है, नॉट फीवर। यहाँ पे जो पहला सिम्टम मान के चलते हैं जॉन्डिस, ये वाला पीरियड आपका आईपी या इंक्यूबेशन पीरियड होता है। डिफरेंट हिपेटोट्रॉपिक वायरसेस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी डिफरेंट होता है और इंक्यूबेशन पीरियड भी डिफरेंट होता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, इट डिफर्स फ्रॉम वायरस टू वायरस। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कह दूं किसी को हेपेटाइटिस ए हो गया, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कुछ और होगा, मतलब जब ये बॉडी में जाएगा उसके किसी पर्टिकुलर डे के बाद या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद पेशेंट में क्या आ जाएंगे, सिम्टम आ जाएंगे। तो सारे हिपेटोट्रॉपिक वायरसेस के जो इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर ए की बात मैं करूं तो 15 से लेके 45 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये जो अपने ऊपर डायग्राम बना हुआ है उसमें यही रिप्रेजेंट किया गया है कि इंक्यूबेशन पीरियड सबका डिफरेंट होता है। इससे भी हमें आइडिया लग जाता है एक्सपोजर किस चीज का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला दिखाया गया है हेपेटाइटिस ए, इंक्यूबेशन पीरियड 15 से लेके कितना है, 49 डेज तक। फिर उसके बाद हेपेटाइटिस ई दिखाया गया है तकरीबन 15 से लेके 60 दिन। सी दिखाया गया है 15 से लेके 160 डेज। हेपेटाइटिस बी दिखाया गया है 60 डेज से 180 डेज। और हेपेटाइटिस डी 21 से 45 डेज, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड्स, ये काफी पूछा भी जाता है, चाहे वाइवा की बात हो चाहे एमसीक्यूज की बात हो। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग हेपेटाइटिस ए लिख दें, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस बी लिख दें, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस सी लिख दें, फिर उसके बाद हेपेटाइटिस ई लिख दे रहे हैं। डी को मैंने यहाँ से हटा दिया, डी को मैंने इंटेंशनली यहाँ से हटा दिया क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी किसी को होगा तभी उसको हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम लोग को इन्फेक्शन कहते हैं। इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। इसको याद करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं 15 से लेके 45 डेज इसका है, 15 से लेके 45 दिन, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग इसको कह रहे हैं 50 से लेके 150 डेज इनके हैं, 15 से लेके 150 डेज इनके हैं, राइट। और यहाँ पे 15 से लेके 60 डेज इनके हैं। अब देखो यहाँ पे भी एक हिंट ले लेते हैं, अभी हेपेटाइटिस डी वाली बात लिखेंगे कभी आगे। तो यहाँ पे एक हिंट ले लेते हैं, ए और ई, ठीक है, ये फीको ओरल रूट से फैलते हैं, फीको ओरल रूट से, मतलब कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, फीको ओरल रूट से इनका ट्रांसमिशन होता है। लेकिन अगर हम लोग बी और सी की बात करें, ये फीको ओरल से नहीं फैलते हैं, दे स्प्रेड बाय कंटामिनेशन ऑफ ब्लड मेनली। जैसे मान लो जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो वो लोग चेक करते हैं आपने हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी तो नहीं हो। एंड सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको याद करने की बात हो, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, डी की बात में करेंगे कि वो बी के साथ ही इन्फेक्शन कराता है। अगर इसको इस लॉजिक से मेमोराइज करना हो कि किसका कितना इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब कब बॉडी में आएगा और कब पहला सिम्टम होगा, ए और ई का दोनों का क्या है, फीको ओरल रूट है, ए और ई का, तो इनका लगभग इंक्यूबेशन पीरियड बराबर है, फीको ओरल रूट। और इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है मान लीजिए हमने कह दिया 15 से लेके 50 डेज, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये फिट हो गया और याद करने की जरूरत नहीं। अगर हम लोग बी और सी की बात करें, बी और सी की बात करें तो हम लोग इसको भी थोड़ा सा और बीच में ले आ सकते हैं, राइट। इसको हम लोग कह सकते हैं 30 डेज से लेके 150 डेज, राइट। तो इस तरीके से
ये आपके ब्लड से या सिक्रीशन से फैलते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम लोग मेमोराइज कर सकते हैं कि कैसे ये फैलेंगे और इनका मोर और लेस क्या इंक्यूबेशन पीरियड है। आगे चल के हम लोग एक-एक वायरस को लेके डिटेल में देखेंगे और कंपेयर भी करते रहेंगे पुराने वाले से। ठीक है? कि किसकी क्या सीवियरिटी होगी, कौन लिवर कैंसर में चेंज हो जाएगा, किसमें लिवर फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं, कौन-सा कभी ठीक नहीं होगा, कौन-सा बचपन में होता है, कौन-सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, कौन-सा पेरेंट से अगले जनरेशन में चला जाएगा मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन है। तो बिल्कुल बेसिक सा लेक्चर था, आप लोग हेपेटाइटिस पढ़ लीजिएगा डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है मैंने।